अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम करेंगे लैब 10 का पार्ट बी। पिछली लैब में हमने ये सीखा था ये कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल बेसिकली होता क्या है, इसको हम डाउनलोड कैसे करते हैं और इसकी कुछ एप्लीकेशंस जिसमें एक वाटरशेड जनरेट करना, स्ट्रीम प्रोफाइल जनरेट करना। तो आज की लैब में हम इसका रिमेनिंग स्टेप्स करेंगे। तो पहले हमारे पास सबसे पहले जो हमें इस लैब में करेंगे वो है हाउ टू जनरेट हिल शेड में। तो सबसे पहले तो इसको पहले हम जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड आगे डिस्कशन करेंगे। तो क्लास एक चीज़ का अपने ख्याल रखना है कि जो प्रीवियस लैब में मैंने आपको डाटा दिया था वो था 30 मीटर रेजोल्यूशन का। 30 मीटर रेजोल्यूशन मीन्स कि उसका जो एक पिक्सल है वो 30 मीटर्स का है। इस लैब में मैं आपको दोबारा डाटा दूंगा, वो होगा 12.5 मीटर का। मैंने 12.5 मीटर की टाइल डाउनलोड कर ली थी, तो मैं आपसे इस लैब में शेयर करूंगा। तो जो ये हम एनालिसिस जितने भी हैं वो 12.5 मीटर पे करेंगे। और क्लास एक और चीज़ बतानी थी कि अगर आप में से कोई सीरियस है और वो जो हाइड्रोलॉजी मॉड्यूल है पिछली लैब में जो हमने रन किया था, अगर वो रन एक्चुअली में करना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट करे, मैं उसको 10.5 वर्जन JS का ईमेल कर दूंगा। तो अगर आपने जस्ट लैब ही परफॉर्म करनी है तो जिस तरह मैंने आपको गाइड किया था कि आप स्टेप्स को रन ज़रूर करें, लेकिन रिज़ल्ट तो आपके पास नहीं आएगा 10.7 के क्रैक में कुछ फॉल्ट की वजह से। तो आप सीधा रिज़ल्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो रिज़ल्ट इंसर्ट कर दीजिएगा। तो लेकिन अगर आपने करना है तो आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको 10.5 वर्जन JS का मेल कर दूंगा। तो चलें सबसे पहले हम डाटा को इंसर्ट करते हैं। डाटा ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपने प्रीवियस लैब का जो DEM है वो यूज़ नहीं करना, वो जस्ट आपको सिर्फ दिखाने के लिए था कि DEM बेसिकली होता है किस तरह, दिखता किस तरह है। तो ऐड डाटा, इसको मैं एक मिनट कंफर्म कर लेता हूँ। डेस्कटॉप, लैब 10 पार्ट बी। ये देखें क्लास, ये हमारे पास डाटा को हमने ऐड कर दिया। अब क्लास आपने इस जो ये मैं डाटा बेसिकली डाउनलोड किया हुआ मेरा जो GIS है, ये सारा मैंने UTM कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है। तो जो भी डाटा मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ वो UTM Zone 43 नॉर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ आता है। लेकिन आपने सारा काम जो किया है वो WGS 1984 में है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे चेंज करते हैं वो आपको शायद पिछली लैब में करवाया भी था, फिर एक दफ़ा देख लें। ये लेयर्स है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टीज़ में जाना है और ये देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑप्शन होता है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपने WGS 1984 को सिलेक्ट कर देना है। अगर तो WGS 1984 आपका सिलेक्ट है तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं है तो आपने इसको सिलेक्ट करके ओके कर दें। तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो WGS 1984 हो गया। चेक करने के लिए आप DEM की प्रॉपर्टीज़ में जाएं, सोर्स, एक मिनट सॉरी, अच्छा चलें। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद हम आगे करते हैं हिल शेड मैप को जनरेट करना। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम इसके अंदर इसका जो बेसिकली वाटरशेड का एरिया है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके लिए डाटा में जाएंगे, वाटरशेड का आपको मैंने पिछली लैब में डाटा प्रोवाइड किया हुआ है वो इंसर्ट करना है आपने इसके अंदर। मैं भी इसको इंसर्ट कर लूँ, वेट अ मिनट, दिस इज़ ये। अब अगला टूल जो हम करेंगे वो है एक्सट्रैक्ट बाय मास। क्लास जो अपने चीज़ का ख्याल रखना है कि ये पिछली लैब में भी इशू आ रहा था। आप एक मरतबा जो आपका ये बेसिकली जो एलिवेशन का डाटा है या डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, ये आप डेस्कटॉप पे इसको सेव करके फिर इंसर्ट करें, फिर हो जाएगा। ये मैंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था, तो जब मैंने इसको E ड्राइव में रखा था तो वो नहीं हो रहा था ऐड, लेकिन जब मैंने इसको डेस्कटॉप में सेव करके ऐड किया तो वो इंसर्ट हो गया था। तो आप भी इसके साथ ऐसे ही
करें और इंशाल्लाह हो जाएगा ये। तो अभी इसके पर हम करते हैं सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बाय मास्क। एक्सट्रैक्ट बाय मास्क के लिए भी वही जिसका कोई इशू आ रहा है तो वो इसको डेस्कटॉप पे सेव करे और हो जाएगा आपका। पिछली लैब में तो बेसिकली जियो रेफरेंसिंग की वजह से एक इशू आ रहा था कि दो लैब्स इकट्ठी एक जगह परफॉर्म हो रही थी, तो डोंट नो समहाउ वो एरर क्यों आ रहा था। होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन इस लैब में इस तरह का कोई इशू नहीं होगा। तो हम करते हैं एक्सट्रैक्ट बाय मास्क। एक्सट्रैक्ट बाय मास्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल है ये हमारे पास रास्टर डाटा सेट है। ये देख रहे हैं इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये रास्टर डाटा सेट। जो बेसिकली वेक्टर डाटा होता है उसके हमेशा यहाँ पे बॉक्स शो हो रहा होगा, पॉइंट शो हो रहा होगा, लाइन शो हो रही होती है। रास्टर डाटा में हमारे पास यहाँ पे रेंजेस शो हो रही होती हैं, उसके बाद कलर बैंड शो हो रहे होते हैं। तो डिफरेंट वे में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। ये जो बेसिकली शो हो रहा है ना लो, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो डार्क एरियाज़ हैं ये सबसे लो एलिवेशन एरिया पे हैं इस वक्त, जो कि तकरीबन 1000 मीटर है। और जो हाई है हमारे पास वो 8028 मीटर है, जो कि बेसिकली वाइट में है। मींस ये जो वाइट एरिया है ये इस वक्त तकरीबन 8000 मीटर की एलिवेशन पे है। तो चलें पहले एक्सट्रैक्ट बाय मास्क कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट बाय मास्क में सबसे पहले इनपुट रास्टर डाटा में हम डालेंगे अपना रास्टर डाटा सेट, वो जो कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल है। इट विल टेक सम टाइम। डिजिटल एलिवेशन मॉडल बेसिकली काफ़ी हैवी डाटा होता है। अभी तो ये स्टडी एरिया बहुत कम है, स्टडी एरिया ज़्यादा हो तो ये काफ़ी स्लो भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आपने इसका ख्याल रखना है कि अगर समटाइम अगर आपका पीसी हैंग हो जाए, सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए, तो आपने इसको कुछ बस उधर ही लेफ्ट कर दें, नहीं तो ये होगा कि आपका प्रोजेक्ट वेस्ट हो जाएगा। और क्लास एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका जब भी मेजर स्टेप पूरा हो जाए आप ये प्रोजेक्ट लाजमी सेव किया करें, क्योंकि कुछ पता नहीं लगता कि आपका सिस्टम वीक होने की वजह से ये GIS सम टाइम बंद हो जाता है, एरर जनरेट कर देता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाए ना, अगर आपका सिस्टम वीक है, रैम कम है, प्रोसेसर वीक है, तो ये एरर तब आते हैं। तो आप प्रोजेक्ट को टाइमली सेव करते रहा करें, तो ताकि अगर आपका खुदा न खास्ता अगर कोई इशू बन भी जाए तो आप दोबारा वहीं से दोबारा अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लें। तो इनपुट रास्टर में डिजिटल एलिवेशन मॉडल में सेट कर दिया। इनपुट रास्टर और फीचर मास्क डाटा में हम अपना वाटरशेड को ऐड करेंगे, यहाँ से आउटपुट देंगे। यहीं पे इसका बना लेते हैं, इसको दे देते हैं DEM वाटरशेड। ओह सॉरी, एक DEM वाटरशेड, DEM वाटरशेड। ओके, और क्लास जब आप लैब बनाएं तो आप कोशिश किया करें कि आप स्क्रीनशॉट इस पूरी विंडो का लिया करें, और एक पेज के ऊपर सिर्फ 2 स्क्रीनशॉट्स ऐड करें। आप इसको ना ड्रैग कर देते हैं तो कुछ विजिबल ही नहीं होता कि आपने बेसिकली किया क्या है, और बाज़ औक़ात इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को यहाँ से क्रॉप कर देते हैं, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है कि एनालाइज करना कि बेसिकली स्टेप में किया क्या है। तो काइंडली जो अगर ये लैब्स होंगी उसमें ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा इसका। एक्सट्रैक्ट बाय मास्क हो गया, इसको मैं यहाँ से अनचेक करता हूँ। ये देखिए, इसको बेशक यहाँ से आप रिमूव भी कर देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है, तो ये खामखा कंफ्यूज करेगा, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो चलें अब अगला हम अपने पहले स्टेप पे जाते हैं, जो कि है हाउ टू जनरेट हिल शेड। डाउनलोड करना हमने सीख लिया है, वाटरशेड भी हमने जनरेट करना सीख लिया है, उसके बाद हमने स्ट्रीम नेटवर्क भी जनरेट करना सीख लिया है। तो बाकी जो स्टेप्स हैं वो आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च में हिल शेड, HILLSHADE।
अगर आपने इसकी लोकेशन फाइंड करनी है तो ये टूल बॉक्स के अंदर उसकी लोकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। डायरेक्ट आपका सर्च बार में यहाँ पे आ जाता है हिल शेड। ये स्पेशल एनालिस्ट वाले पे जाएंगे हम, इंसर्ट करेंगे डिजिटल एलिवेशन मॉडल और यहाँ से इसको आउटपुट देंगे। बैक जाके यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं हिल शेड का। यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ मैं हिल शेड 1, सेव। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपने ये वैल्यूज़ जो हैं ये यही रहने देनी है। ये क्लास देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 315। बेसिकली 315 जो है ये हमारे पास सन की डायरेक्शन है। मींस कि अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो 315 मीन्स के सन जो है वो हमारा इस साइड की तरफ है, इस कोऑर्डिनेट में। मीन्स सन की रेज जो होंगी ना इस साइड पे आएंगी। पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं, फिर इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। आउटपुट पार्ट ठीक हो गया, ओके। हिल शेड का बेसिकली ये होता है कि आपको ये टोपोग्राफी शो कराता है। आपको जिस तरह बिल्कुल माउंटेनियस टेरेन जो उस जगह की होगी ना वो आपको शो होगी। डिजिटल एलिवेशन मॉडल बेसिकली एलिवेशन का डाटा है ना, इसके हर पिक्सल के अंदर उसकी एक वैल्यू होगी। तो उस वैल्यू को यूज़ करते हुए ये GIS जो है ना ये कैलकुलेट करता है कि उस जगह पे मतलब किस तरह की रिप्रेजेंटेशन देनी है। अब ये देखें, अब ये रेजोल्यूशन इसकी यहीं तक है कि आपको यहाँ तक क्लियरिटी है। ज़्यादा जूम करेंगे तो देखें वो ब्लर होते जा रही है। तो ये 12.5 मीटर की इतनी ही, बल्कि काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन है। 30 मीटर के साथ अगर आप इसको रन करें, मैं आपको अभी दिखाऊंगा 30 मीटर का भी रन करके इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो अच्छा क्लास, जो बात बतानी थी आपको मैंने वो ये कि 315 से क्या मतलब है। 315 का मतलब ये कि इस जगह पे, क्लास नोट करें, इस जगह पे जो सन है मारा होगा और उसकी रेज जो आएंगी वो इस साइड की स्लोप्स पे पड़ेंगी। तो ये देखें ये ब्राइट है और इस जगह की जो स्लोप्स होंगी वो डार्क होंगी। तो इस बेसिस पे इसका नाम दिया हिल शेड। अगर आप इसको 315 की जगह 90 कर दें, 90, तो फिर इस साइड पे सन आ जाएगा। ये गौर करें माउस की तरफ, इस साइड पे सन आ जाएगा। तो सन की रेज जो इस जगह की स्लोप्स होंगी उसकी तरफ पड़ेंगी, वो वाइट हो जाएगी, और इस जगह की जो उसके बैकवर्ड ऑपोजिट में होंगी वो डार्क हो जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी ज़्यादा आपको सूट करती है, किस स्लोप को अपने एनालाइज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो 315 है ये मोस्ट आइडियल और मोस्ट यूज़फुल है, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। लेकिन अगर आप इसको डिफरेंट करके देख लें तब भी ठीक है। मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। हिल शेड, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, आउटपुट इसको यहाँ पर देते हैं हिल 2, सेव। 315 की जगह इसको मैं कर देता हूँ 100 कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 90 हो गया, ओके। अच्छा क्लास, ये देखिए अब जो है ना बेसिकली इस साइड की तरफ से सन जो है ना वो आ रहा है। तो जो इस साइड की स्लोप्स होंगी वो मतलब लाइट होंगी और ऑपोजिट साइड की डार्क हो जाएंगी। लेकिन इससे थोड़ा सा ना इल्यूजन सा क्रिएट होता है। डोंट नो, ये मुझे लगता है शायद कि जिस तरह जो डाउनवर्ड एरियाज हैं वो अपवर्ड शो होने लग जाते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड शो होने लग जाते हैं। ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं, जस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो मैं प्रेफर हमेशा यही करता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट है 315 वाला। तो अब मैं इसके अंदर क्लास आपको 30 मीटर का इंसर्ट करके दिखाता हूँ कि 30 मीटर का हम हिल शेड जनरेट करते हैं, देखते हैं इन दोनों की रेजोल्यूशन में फ़र्क कितना है। लेट मी चेक वेयर डिड आई पुट इट। अब ये तकरीबन पूरी टाइल है, इसके ऊपर भी हम करके देख लेते हैं।
तो ये डाटा है ये वाला, ये 30 मीटर। इसकी आपको ज़रूरत नहीं है इस स्टेप की, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। ये देखिए क्लास, इसको मैं इसके ऊपर इंसर्ट कर देता हूँ ड्रैग करके। और ये ड्रैग क्लास तभी होगा जब आपका ये टेबल ऑफ कंटेंट्स में यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया होगा लिस्ट बाय ड्राइंग ऑर्डर। अगर आप लिस्ट बाय सोर्स हो आपका, ये बाय डिफ़ॉल्ट सब का लिस्ट बाय सोर्स भी आता है, जिससे आपका सोर्स लोकेशन पता लग जाती है ऊपर। लेकिन अगर ये है तो फिर ड्रैगिंग मुश्किल हो जाती है, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा लिस्ट बाय ड्राइंग ऑर्डर। तो इसको जूम करके देखते हैं, ये देखें क्लास कितना फ़र्क है रेजोल्यूशन में। ये 12.5 है और ये 30 मीटर है, बट अच्छी रेजोल्यूशन है। तो आप इसको देखें, यहीं पे जाके इसके ना जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है, लेकिन जो हमारे पास 12.5 मीटर उसकी रेजोल्यूशन अभी भी अच्छी है यहाँ पे। तो ये फ़र्क होता है रेजोल्यूशन का। तो चलें इसको अब रिमूव करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आप अगर रन करना चाहें तो बहुत बेहतर है, आप इस 30 मीटर के रेजोल्यूशन को भी रन करें और 12.5 मीटर रेजोल्यूशन के डाटा को भी रन करें। 30 मीटर का मैंने आपको पिछली लैब में दे दिया था और 12.5 का मैं भी आपको दे दूंगा। तो दोनों का कंपैरिजन करके आप इस तरह दिखा दें तो बहुत अच्छा लगता है कि बेसिकली दोनों की रेजोल्यूशन में कितना फ़र्क है। इस हिल 3 को भी रिमूव कर देते हैं और इसको भी, सॉरी मैंने हिल शेड 1 को ही रिमूव कर दिया था, मैं दोबारा इंसर्ट कर देता हूँ उसको। ये तो क्लास हिल शेड की समझ लग गई कि बेसिकली हिल शेड मैप होता क्या है। अब हम अगले स्टेप पर जाते हैं जो कि है स्लोप मैप। स्लोप के बारे में आपको पता तो होगा कि बेसिकली स्लोप 0 टू मतलब 90 आगे 120 तो 100 ऑन आगे डिग्रीज में हमारे पास कैलकुलेट होती है। तो स्लोप मैप को भी हम इसमें जनरेट कर सकते हैं अपने डिफरेंट एनालिसिस के लिए। तो उसके लिए भी सेम सिंपल है, सर्च बार में जाएं आप, यहाँ पे स्लोप और ये रहा स्लोप स्पेशियल एनालिस्ट, इस पर सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने डिजिटल एलिवेशन मॉडल को इनपुट देना है। हिल शेड मैप में भी हमने इनपुट डिजिटल एलिवेशन मॉडल दिया था, यहाँ भी डिजिटल एलिवेशन मॉडल इनपुट होगा हमारे पास। बस बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपने रहने देना है, यहाँ से हम आउटपुट रास्टर में इसकी लोकेशन असाइन करेंगे। बैक गए, स्लोप का फोल्डर बना लिया, स्लोप नेम दे दिया इसको, सेव, ओके। ये क्लास देख रहे हैं, इसे कहते हैं पैन, ये ड्रैग करने के लिए होता है मैप को। ठीक, तो क्लास स्लोप में हमारे पास आ गया। ये देख रहे हैं जो ये हमारे पास बेसिकली जो ग्रीन कलर है यहाँ पे इमेज मैप में शो हो रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 टू 11 स्लोप को। इसी तरह ये आगे 11 टू 18 और सो ऑन, ये जो हाई है रेड, ये 57 टू 89 मीटर की स्लोप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसने इसकी कितनी ज़्यादा क्लासेस बना दी हैं, ये होती है क्लासेस, इसकी रास्टर डाटा की क्लासेस है, उसको क्लास में डिवाइड कर दिया है कि अगर हमारे स्टडी एरिया में 0 से 89 तक की स्लोप्स हैं तो उन स्लोप्स को इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको 9 के बजाय आप इसको 4 में भी रख सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वेरिएशन हमें चाहिए भी नहीं होती। तो वो करके देख लेते हैं इसको। स्लोप की प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ पे होगा सिम्बोलॉजी, फिर क्लासिफाइड, और ये देखें क्लासेस 9 हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं 5 में कर देते हैं। चलें, फिर क्लासेस के बाद ना आपने डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले के अंदर ये ट्रांसपेरेंसी का एक ऑप्शन है, तो इसको आपने 50% कर दें। मीन्स कि आपकी जो लेयर है ये स्लोप वाली,
ये 50% ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ट्रांसपेरेंट करने का मकसद ये कि जो इसके बैक में लेयर होगी ना, उसका इफ़ेक्ट भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए। उसको जैसे ही हमने यहाँ से 50% ट्रांसपेरेंट किया तो जो पीछे हिल शेड मैप है वो भी इस पर विजिबल हो गया। मैं हिल शेड मैप को रिमूव करता हूँ तो वो देखें, अब मैंने हिल शेड मैप डाला है तो हिल शेड मैप भी बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा 3D व्यू इफेक्ट लेके आता है कि जो ये हिल शेड मैप में आपको पीछे से माउंटेनियस टेरेन शो हो रही है, और उसके ऊपर ये जो रेड कलर है ये हाई स्लोप एरियाज़ है, ये ग्रीन जो कि बेसिकली वैलीज़ हैं, ये हमारे पास लो स्लोपिंग एरियाज़ हैं, 0 to 15 डिग्री है। तो और क्लास इसके अंदर अगर आप चाहें ना अपनी मर्ज़ी से भी क्लासेस बना सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पिछली लैब में बताया था। उसके लिए भी प्रॉपर्टीज़ में गए, सिम्बोलॉजी में गए, सिम्बोलॉजी में आता है क्लासीफाई। तो ये देख रहे हैं ये क्लासेस हैं, मींस की जो अर्ली वैल्यूज़ है वो 0 है। मैं कहता हूँ 0 से पहली क्लास मेरी हो जाए 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, इसको 50 कर लेते हैं 50, और इसको कर लेते हैं 70, फिर 70 से 82। तो इसको अपने ओके कर देना है। तो देखें उसने अपनी क्लासेस जो चेंज कर दी हैं। अब मींस कि जो रेड कलर यहाँ पे शो हो रहा है वो 70 से 82 के स्लोप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज कलर इससे रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी जो कलर कॉम्बिनेशन ये भी आप चेंज कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए दोबारा, ये देखें ये कलर रैंप होता है। कलर रैंप आप ये सिलेक्ट कर दें। आपने पिछली लैब में क्वेश्चन भी आए थे कि सर जो आपने डाटा दिया था हमारा डाटा उससे डिफरेंट क्यों शो हो रहा है, या रिज़ल्ट डिफरेंट क्यों शो हो रही है। वो रिज़ल्ट जो होता है उसका वो रिज़ल्ट सेम ही होता है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क यहाँ पे आता है कि जो कलर कॉम्बिनेशन या कलर रैंप है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कुछ और शो हो रहा होता है, और मैंने जो रन किया था उसमें कुछ और था। तो उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है एनालिसिस के ऊपर, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है। तो ये अगर कलर रैंप चेक करके देख लेते हैं, तो इस तरह आप इसकी क्लासेस बना सकते हैं, क्लासेस अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं, और इसको अपनी और उस हिसाब से कर सकते हैं जिस तरह भी आपको रिक्वायर्ड है। और एक और मैं आपसे शेयर कर दूं बात, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो ये देख लें, ये लेबल बेसिकली ये इसकी एक्चुअल रेंज है, और ये इसके लेबल मीन जो टेबल ऑफ कंटेंट हमने ऐड करना होता है ना, उसके अंदर हमेशा वही मतलब फीचर ऐड होती है, वही नेम ऐड होता है जो उस वक्त लेयर में ऐड होता है। तो लेयर में इस वक्त 20.000 करके इतनी बड़ी फिगर आई हुई है। इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 20 से 40, इसको करते हैं 40 से 50 से 70, और इसे मैं कर देता हूँ 70 से ऑलमोस्ट ये 83 बन जाती है, 83। तो इसको ओके कर दें। तो ये देखें आपके पास ये इस तरह शो हो रहा है। अब इसका अगर मैं इस लेआउट व्यू में जाऊं और मुझे इसका स्लोप मैप बनाना पड़ जाता है। आपने स्लोप मैप जो ख़ुद बनाना है ना, उसमें आपने क्लासेस 5 ही रखिएगा और कलर रैंप ये वाला डाल दीजिएगा, ये बहुत काफ़ी आइडियल होता है। तो अब हम जाते हैं इंसर्ट, और यहाँ पे हमारे पास लेजेंड में स्लोप नहीं चाहिए, इसको मूव करते हैं। सॉरी स्लोप ही चाहिए था, मैंने गलती होगी मेरे से, सॉरी। नेक्स्ट फिनिश। तो ये देखें लेजेंड्स के अंदर जो है ना हमारे पास नंबरिंग जो लेबलिंग है वो वही शो हुई है जो यहाँ पे है। तो ये इधर से आप अपडेट करते हैं तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाती है। लेजेंड्स को हम यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, पर फ़िलहाल इसको यहीं तक रहने देते हैं। तो इस अभी तक जो हमने इस लैब में परफॉर्म किया हुआ कि हिल शेड कैसे जनरेट करते हैं। आपने क्या करना है कि हिल शेड सिंपली जनरेट करना है 315 के साथ, फिर आप 30 मीटर के साथ भी हिल शेड जनरेट कर दें तो अच्छा है, और उन दोनों का कंपेरिजन दिखा दें रेजोल्यूशन का। उसके बाद फिर आप स्लोप मैप बनाएं। स्लोप मैप के अंदर ही आपको क्लासेस वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने करवाई थी। तो आप स्लोप मैप जनरेट करें, उसको ट्रांसपेरेंसी उसकी
50% कर दें, 5 क्लासेस बना दें और रन करके दिखा दें। ये आपको लेजेंड्स और ये सब कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सिर्फ आपने स्लोप मैप की ट्रांसपेरेंसी और 5 क्लासेस और कलर रैम्प जो मैंने आपको बताया वो ये वाला कलर रैम्प रख के आपने मैप शो करवा देना है। तो चलें अगले मैप पर जाते हैं, वो है आस्पेक्ट मैप। आस्पेक्ट मैप बेसिकली हमें ना स्लोप की डायरेक्शन को शो कराता है। स्लोप की डायरेक्शन मीन्स समहाउ आप इसे डिप डायरेक्शन भी कह सकते हैं कि जो डिप डायरेक्शन शो करे उसे हम आस्पेक्ट मैप कहते हैं, या डिप या स्लोप की डायरेक्शन को। मतलब स्लोप जो है वो नॉर्थ की तरफ डिप कर रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर रही है, साउथ कर रही है, वेस्ट कर रही है, इस तरह करके वो हमें शो करा देता है। तो उसके लिए हम जाएंगे इधर सर्च बार में, यहाँ लिखेंगे आस्पेक्ट हमारे पास ये आ गया। इस पर इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर इंसर्ट जो हमारा डाटा मतलब इनपुट डाटा होगा वो डिजिटल एलिवेशन मॉडल होगा। यहाँ से आउटपुट इसको असाइन करेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ फोल्डर में आस्पेक्ट सेव, एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट ही नहीं देना है आपने। ओके, इसको अनचेक कर देते हैं। तो ये देखें क्लास हमारे पास ना वैल्यूज़ आ गई हैं। फ्लैट रिप्रेजेंट ये जो कलर है कॉम्बिनेशन ये फ्लैट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मतलब ये कलर से ना उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो मैप में हमेशा आपको पता है कि कलर के ज़रिए ही रिप्रेजेंटेशन दी जाती है या सिंबल्स के ज़रिए दी जाती है। तो अगर आप चाहें जिस तरह पिछली स्टेप्स में किया था, ये सिर्फ जो आपको मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ये अगर आपने मज़ीद अगर अपनी स्टडीज़ के अंदर करनी है जीएस के अंदर तो उनके लिए कि आप इसकी क्लासेस बना सकते हैं और जिस तरह चाहें इस डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए। तो आस्पेक्ट मैप आ गया शो, जिससे हमें पता लग रहा है उसकी स्लोप की डायरेक्शन को। अब हम अगले पे चलते हैं जो कि है कर्वेचर मैप। कर्वेचर मैप जो होता है वो बेसिकली कॉन्केविटी को शो करता है कि सरफेस जो है वो कन्वेक्स अपवर्ड है या कन्वेक्स डाउनवर्ड है। अब इसका भी बहुत सी एनालिसिस में यूज़ होता है। लैंडस्लाइड की स्टडीज़ जिस तरह मैंने की थी उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल था। तो इसको चलिए रन करके देखते हैं कि बेसिकली किस तरह का शो होता है। कर्वेचर स्पेलिंग इसके आप देख लीजिएगा, CURVATURE कर्वेचर। कर्वेचर स्पेशल एनालिस्ट, इसके अंदर हम फिर से इंसर्ट करेंगे डिजिटल एलिवेशन मॉडल। यहाँ से आउटपुट देंगे कर्वेचर। इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। क्लास फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट की लिमिटेशन होती है 12 to 13 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा ना हो और बीच में स्पेस ना हो। सेव, ओके। अब ये क्लास हमारे पास ना कर्वेचर मैप आ गया। अब बेसिकली इसमें दो वैल्यूज शो होती है, एक होती है पॉजिटिव वैल्यूज़ और एक होती है नेगेटिव वैल्यूज़, और फिर ज़ीरो। जो ज़ीरो है वो रिप्रेजेंट करता है फ्लैट सरफेसेस को, और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यूज़ हैं इनमें से एक वैल्यू जो है ये कन्वेक्स अपवर्ड को रिप्रेजेंट करती है और अगली जो है वो कन्वेक्स डाउनवर्ड को रिप्रेजेंट करती है। अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा कि बेसिकली नेगेटिव वैल्यूज़ किसको रिप्रेजेंट करती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ किसको रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो ये अगर आप ख़ुद थोड़ा सर्च कर लें तो या मैं आपको ख़ुद भी बता दूंगा बाद में। तो बेसिकली ये ना कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ और पॉजिटिव वैल्यूज़ की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं और फिर उसको उसी पर्पस के हिसाब से आगे यूज़ भी करते हैं। तो कर्वेचर मैप भी हमारे पास आ गया, एस्पेक्ट मैप भी आ गया, स्लोप मैप भी आ गया और हिल शेड भी आ गया है। अब हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं
कंटूर्स वाटरशेड हमने जनरेट कर लिया था, अब हम कंटूर्स जनरेट करेंगे। बेसिकली कंटूर्स होती हैं लाइंस जो कि मतलब ज्वाइन करती हैं पॉइंट्स को ऑफ इक्वल एट इक्वल हाइट। तो आपने इसको मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर जियोलॉजी में इसके बारे में पढ़ा भी होगा डिटेल में। कंटूर्स बेसिकली होते क्या हैं, तो इस उन्हीं कंटूर मैप को हम यहाँ पे जीआईएस के अंदर भी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली पहले सर्वे किया जाता था, बड़ा हेक्टिक काम होता था, एरर्स भी जनरेट होते थे, लेकिन जीआईएस के अंदर आप इसको बैठे बैठे डाटा सैटेलाइट का एक्वायर किया और कंटूर जनरेट हो गए। लेकिन इसकी आपको फिर वही बात कि एक्यूरेसी डिपेंड करती है डाटा की एक्यूरेसी के ऊपर, डाटा की रेजोल्यूशन के ऊपर। जितना अच्छा डाटा होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो कंटूर्स अगर आपने अच्छे रेजोल्यूशन के डीएम से जनरेट किए हों तो वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। तो अभी हम इसको जनरेट करते हैं कंटूर्स को। उसके लिए स्पेलिंग लिखें CONTOURS, कंटूर, ये रहा कंटूर स्पेशल एनालिस्ट। इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे डिजिटल एलिवेशन मॉडल को, यहाँ से आउटपुट देंगे कंटूर, इसको इधर नेम दे देंगे कंटूर से। अब क्लास ये ऑप्शन आ रहा है कंटूर इंटरवल का। ये आपसे पूछता है कितने मीटर में अपने कंटूर इंटरवल रखना है। मैं कहता हूँ मैंने 100 मीटर का रखना है, ठीक है, आप 100 मीटर का रख दें। जितना ज़्यादा आपके पास अच्छे रेजोल्यूशन का डाटा होगा आप उतने ही कम इंटरवल के कंटूर ज़्यादा अच्छे और एक्यूरेटली ड्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास 30 मीटर का डाटा हो तो आप फिर 50, 40 ये इनके कंटूर ड्रा करेंगे तो इतने आपको अच्छे रिलायबल रिजल्ट्स नहीं आएगा। लेकिन आप अगर 100 और इससे ज़्यादा के बनाएं तो आ जाएगा। 12.5 मीटर में इसी तरह आप और भी कम बना सकते हैं, 30 मीटर का भी बना सकते हैं। मैं 100 का इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फिर ये काफ़ी टाइम ले लेता है अगर मैं इसका इंटरवल कम रखूँगा, तो इसलिए 100 मीटर का आप करवा के आपको तो सिर्फ एक डेमो दे रहे हैं। कंटूर हो गया, 100 हो गया, ठीक हो गया। अब इसे आप अपने रन कर देना है। ये अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो बहुत टाइम ले लेगा, कंटूर ड्रॉ करना काफ़ी हैवी काम है। अच्छा चलें ये देखें कंटूर्स ड्रॉ हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सारा यहाँ पे आपको ग्रीन कलर शो हो रहा है। बेसिकली कंटूर्स हैं जो आपस में कंजस्ट हो गए हैं एरिया कम होने की वजह से। इसे जूम करें और जूम कर लेते हैं। अब देखें आपको कंटूर इजीली नज़र आ रहे हैं। कंटूर की आप इस पर इधर प्रॉपर्टीज़ में जाएं, सॉरी पहले हमने वहाँ पर चेक ही नहीं किया, इसका एट्रीब्यूट टेबल में जाएं। देखें ये कंटूर जो है ना ये बेसिकली एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला कंटूर जो है ये 2100 मीटर्स पे है, इसी तरह ये वाला 4300 मीटर्स पे है। तो अगर आपने लेबल करवाना है इसको तो आप लेबल भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपने प्रॉपर्टीज़ में जाना है, यहाँ पे होगा लेबल, लेबल के अंदर आईडी को रिमूव करके हम कंटूर सेलेक्ट कर देते हैं, ओके। और साथ ही यहाँ पे हम कर देते हैं लेबल फीचर्स। जो कंटूर्स हैं उसकी आपको साथ लेबलिंग भी शो होने लग जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा स्लो होने की वजह से। तो कंटूर्स भी हमारे पास जनरेट हो गए हैं। अभी ये हमारे पास बेसिकली कलर जो है ना थोड़ा सा डल है, इसको हम रेड कर देते हैं, ज़रा ईज़िली शो होने लग जाएगा कंटूर्स। अब देखें अब कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है। जूम करें तो और भी अच्छा होगा। तो इस तरह आप इसके अंदर कंटूर्स को भी जनरेट कर सकते हैं। फिर हम करते हैं अभी क्रॉस सेक्शन व्यू को।
क्रॉस सेक्शनल्स आपने स्ट्रक्चर जियोलॉजी में भी ड्रॉ किए होंगे। किसी भी सरफेस का आपने वैली का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना हो, आप जीआईएस के अंदर भी कर सकते हैं। वैली हो, रिवर का क्रॉस सेक्शन हो, किसी भी चीज़ का हो, आप सिंपल आपने आराम से उसको जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि या राइट क्लिक करना है और यहाँ पे होगा आपके पास, लेट मी चेक, 3D एनालिस्ट। 3D एनालिस्ट को आपने सेलेक्ट करके आपने करना है। मैं आपको फिर करके दिखा देता हूँ। 3D एनालिस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाला टूल बार जो है ये आ जाएगा। आपने इसको इधर ड्रैग कर लें और उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है कस्टमाइज एक्सटेंशन और आपने ये 3D को यहाँ से चेक कर देना है। ये आप लोगों का यहाँ पे चेक नहीं होगा तो आपने इसको चेक कर देना है और क्लोज। अब अगला काम है क्लास के इस 3D के अंदर ना, एनालिस्ट वाले टूल के अंदर हमने डिजिटल एलिवेशन मॉडल को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे होगा हमारे पास इंटरपोलेट लाइन। अब मैं कहता हूँ क्लास मैंने ये जो वैली है ना, ये इसका क्रॉस सेक्शन जनरेट करना है। ये देखें माउस की तरफ, ये वैली जो है इसका क्रॉस सेक्शन व्यू जनरेट करना है। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया और इस जगह पे आके डबल क्लिक कर दिया। उसके बाद आप यहाँ से जाएं इंटरपोलेट ग्राफ पे, फिर दिखा देता हूँ मैं। ये इंटरपोलेट ग्राफ, ये 3D वाले के अंदर ये ऑप्शन ही है। यहाँ पे होगा प्रोफाइल ग्राफ, इस पर आप क्लिक करें तो ये देखें क्लास ये आपके पास जनरेट हो गया। ये आपका वो है एंड जहाँ से पहले माउस लगाया था और ये है जहाँ बाद में लगाया था। तो ये बेसिकली ये रिवर गुजर है इस जगह पे और ये उसकी क्रॉस सेक्शनल व्यू आ गया वैली का। तो इसको अगर आपने सेव करना हो तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है, एक्सपोर्ट, यहाँ पे फॉर्मेट होगा ये JPEG और आप इसका चाहें तो यहाँ से साइज़ और वगैरह जो भी बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं। ये काफ़ी कम होता है, इसको मैं 1000 कर देता हूँ और सेव, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, ये भी ख़त्म। तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन व्यू जनरेट हो गया उसका वैली का। ये बेसिकली एलिवेशन को शो हो रहा है। तो इस तरह करके आप किसी भी वैली का क्रॉस सेक्शनल व्यू जनरेट कर सकते हैं। रिवर का अगर आपने जनरेट करना हो तो आप जिस तरह ये मैंने पॉइंट लगाए थे, आप रिवर के लॉन्ग पॉइंट लगाते जाएं तो उससे भी हमारे पास रिवर का क्रॉस सेक्शनल व्यू जनरेट हो जाता है। मींस के आपके पास ये पॉइंट है स्टार्टिंग, आप यहाँ से इसको लाइन को लगाते जाएं, क्लिक करते जाएं तो आपके पास रिवर का प्रोफाइल जनरेट हो जाता है। मैं करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक रफ सा मैं जनरेट कर रहा हूँ। इस तरह आपने करके यहाँ से इंटरपोलेट ग्राफ में चले जाना है। ये तो मैंने बहुत रफ जनरेट किया था, इसकी वजह से ये किंग्स आ रहे हैं, वरना ये काफ़ी फ्लो में रहता है। तो इसी तरह करके आप प्रोफाइल भी जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं, लास्ट, जो कि बेसिकली यहाँ पे लिखा नहीं है, वो होता है ड्रेनेज डेंसिटी कैलकुलेशन। बेसिकली ड्रेनेज डेंसिटी मतलब ऐसा मैप होता है जो आपको शो कराता है कि जिस जगह पे हमारे पास रिवर के मतलब जितनी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज एक जगह पे जाके मीट करेंगी ना, उस जगह पे हमेशा हाई ड्रेनेज डेंसिटी शो हो। एक रिवर है, उसके इस जगह से भी एक ट्रिब्यूटरी उसमें इंसर्ट हो रही है, एक दूसरी जगह से भी आ रही है, तो वो जगह जो है उस जगह पे हमेशा रिवर मतलब वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी और हमेशा चांसेस रिवर इंसीजन के ज़्यादा होते हैं। तो ये जब आप हाइड्रोलॉजी अगर एनालिसिस करते हैं तो उसमें इस मतलब मैप की ना यूजेज जाता है। तो उसको भी हम जनरेट करके देखते हैं बेसिकली रिज़ल्ट कैसा होता है। उसके लिए हमें चाहिए होगा ये स्ट्रीम प्रोफाइल। ये बेसिकली आपने जो पिछली लैब में जनरेट किया था 5000 मीटर के साथ, सॉरी 5000 मीटर कह रहा हूँ, 5000 वैल्यू के साथ। 5000 मतलब इसमें हमारे पास रिवर का फ्लो 5000 तक है। अब हम इसकी मदद से ना आगे हम जनरेट करेंगे ड्रेनेज डेंसिटी मैप।
ये देख रहे हैं क्लास, ये बेसिकली जिस तरह ये मेन रिवर है, दिखाता हूँ मैं, ये मेन रिवर आ रहा है और ये उसकी ट्राइब्यूटरीज है, ये ट्राइब्यूटरी। अब देखें इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी आ रही हैं, इस जगह पे भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये प्रोबेबली इस जगह पे काफ़ी हाई डेंसिटी शो होगी। अब जो ये है, इसके लिए हमें इनपुट डिजिटल एलिवेशन मॉडल ही चाहिए। इसके लिए हमें इनपुट चाहिए होगा ये स्ट्रीम नेटवर्क हमने जनरेट किया था डिजिटल एलिवेशन मॉडल से, तो इसका भी काफ़ी इंटरलिंक्ड है आपस में। सर्च में जाएं आप, यहाँ पे आप लिखिएगा लाइन डेंसिटी, स्पेलिंग देख लीजिएगा गौर से। लाइन डेंसिटी में ये आ गया हमारे पास, इसमें इनपुट पॉलीलाइन फीचर, इसमें हम डाल देंगे ये स्ट्रीम। उसके बाद यहाँ पे है पॉपुलेशन फील्ड, इधर आपने सेलेक्ट कर देना है ग्रिड कोड। उसके बाद यहाँ से हम इसको आउटपुट दे देंगे, इधर लिख देता हूँ मैं लाइन डेंसिटी, फिर आपने क्लास ये इन्वायरमेंट में जाना है, इन्वायरमेंट, और यहाँ पे होगा रास्टर एनालिसिस। इसके नीचे है मास्क को अपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है वाटरशेड पॉलीगॉन। वो जो आपको वाटरशेड मैंने पॉलीगॉन फॉर्म में दिया है ना, वो इंसर्ट करना है, रास्टर में नहीं, वाटरशेड पॉलीगॉन। ओके, और इसको यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ये आपको फिर दिखा देता हूँ क्लास, ये वाला, इसको मैं एक मिनट यहाँ से फिलहाल अनचेक करता हूँ। आपने ये वाला उसके अंदर मास्क के अंदर इंसर्ट करना है वाटरशेड, जो कि वेक्टर डाटा के अंदर है, ठीक है। तो क्लास ये हमारे पास जनरेट हुआ था रिजल्ट, ये बेसिकली इसका पहले तो कलर रैम्प चेंज करते हैं, ये आइडल नहीं लग रहा। डिस्प्ले में जाएंगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी 50% कर देते हैं। सिम्बोलॉजी के इधर क्लासिफाइड है, इसको हम इधर से 4 क्लासेस में कर देते हैं। और कलर रैम्प ये वाला, इसका मतलब है कि रेड जो है ये हाई को शो करेगा और ग्रीन लो को। इस साइड पे लो वैल्यूज़ होंगी, इस साइड पे हाई होंगी, तो इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो इसको बैकग्राउंड में इसको हिल शेड भी ऑन कर देते हैं। अब देखें वही है, इस जगह पे हाई शो हो रहा है, इस जगह पे भी हाई शो हो रहा है। ये जो अभी देखें, ये जो है ना, ये रेड कलर, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 70 to 83 वैल्यूज़ को, मीन्स के ये हाई है डेंसिटी इस जगह पे। ये जो हमारे पास ऑरेंज है, ये उसके बाद ये रेड वेरी हाई है, ये हाई है। येलो जो है ये मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हमारे पास लाइट ग्रीन है, ये हमारे पास लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डार्क ग्रीन है ये वाला, ये वेरी लो को। तो इससे ये पता लगता है कि इस जगह पर इस जगह पे हमारे पास रिवर का फ्लो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा होने के चांस है, ज़्यादा ट्राइब्यूटरीज मीट करने की वजह से। तो हमारे पास इसे लाइन डेंसिटी या आप कह ले सकते हैं ड्रेनेज डेंसिटी का मैप भी जनरेट हो गया। ठीक है क्लास, आई थिंक आज की लैब के लिए इनफ है। आपने अब इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज कराता हूँ पिछली लैब का भी। पिछली लैब में हमने सबसे पहले डिजिटल एलिवेशन मॉडल को डाउनलोड किया था। डिजिटल एलिवेशन मॉडल के लिए आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, अगर कोई इश्यूज़ हों तो आप मुझसे कांटेक्ट कर दें, मैं आपको दोबारा लिंक सेंड कर दूंगा। वहाँ से आपने सिर्फ एक टाइल डाउनलोड करनी है जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। उसके बाद आपका डिजिटल एलिवेशन मॉडल का जो नेक्स्ट स्टेप था वो था मोज़ैक का। मोज़ैक बेसिकली सेम टूल होता है जो मर्ज है। मर्ज का टूल वेक्टर डाटा के लिए यूज़ होता है, और जो मोज़ैक है वो टूल यूज़ होता है रास्टर डाटा के लिए। क्योंकि डिजिटल एलिवेशन मॉडल रास्टर डाटा है, और जो हमने बेसिकली जो हम जब नेट से डाउनलोड करें डिजिटल एलिवेशन मॉडल, तो जो हमारे पास डाटा है वो टाइल्स की फॉर्म में होता है, क्योंकि ये लिमिटेशन होती है कि एक टाइल के फॉर्म में ही सैटेलाइट डाटा को एक्वायर करती है। तो फिर हमने उसको वापस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोज़ैक करते हैं, जितनी भी टाइल्स डाउनलोड की हैं सबको मोज़ैक करते हैं।
उसके बाद फिर हमने अगला स्टेप था वाटर शेड जनरेट करना। वाटर शेड बेसिकली वो एरिया होता है जो रिवर को वाटर प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग रेनफॉल या स्नो मेल्टिंग। तो वाटर शेड को जनरेट करने के लिए मल्टीपल स्टेप से होके जाना पड़ता है, जिसमें पहला स्टेप था फिल, फिर फ्लो डायरेक्शन जो मतलब वाटर की डायरेक्शन को शो कराता है हमें। फिर उसके बाद फ्लो एक्यूमुलेशन के जिस जगह पे एक्यूमुलेट कर रही है, बेसिकली चैनल्स की बात हो रही है। फिर हमने एक पावर पॉइंट बनाया था पॉइंट शेप फाइल, और वो हमने मैक्सिमम एक्यूमुलेशन वाले पॉइंट जगह पे जूम करके बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पिक्सल पे लगाया था। उसके बाद फिर हमने एक स्नैप पावर पॉइंट टूल है वो यूज़ किया। उसके बाद फिर हमने वाटर शेड का टूल यूज़ करते हुए वाटर शेड जनरेट कर लिया। अब वाटर शेड जो हमें मिलता है वो था रास्टर डाटा सेट में, तो हमने रास्टर टू पॉलीगॉन वाले टूल यूज़ करते हुए उसे वेक्टर डाटा में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद फिर हमने किया था स्ट्रीम नेटवर्क जनरेट, जिसमें हमने रास्टर कैलकुलेटर ओपन करके एक्यूमुलेशन डाटा को ग्रेटर देन 5000 किया था। 5000 करेंगे तो आपके पास 5000 से जिसमें ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगी स्ट्रीम्स वो शो होंगी। 10,000 करेंगे तो 10,000 वाली आ जाएंगी, 50,000 करेंगे तो 50,000 वाली आ जाएंगी। तो आप जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ आप उसकी बढ़ाते रहेंगे तो छोटी जो ट्रिब्यूटरीज हैं या स्ट्रीम्स हैं वो एलिमिनेट होती जाएंगी। तो इस तरह करके हमने स्ट्रीम नेटवर्क भी जनरेट कर लिया। फिर आज की लैब हमने स्टार्ट की थी। आज की लैब में सबसे पहले हमने हिल शेड मैप जनरेट करना सीखा। हिल शेड मैप का फिर आपको मैंने कंपैरिजन भी दिखाया कि 12.5 मीटर और 30 मीटर की रेजोल्यूशन में कितना फ़र्क है। उसके बाद फिर हमने स्लोप मैप किया। स्लोप मैप की फिर हमने क्लासेस कैसे चेंज करते हैं, कलर रैम्प कैसे चेंज करते हैं, और उसको बेहतर रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है कि ट्रांसपेरेंसी 50% या 40% भी करके उससे वो भी आपको ठीक लगेगा तो 40% भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने एस्पेक्ट मैप जनरेट किया, कर्वेचर मैप जनरेट किया। फिर हमने लीनियर डेंसिटी कैलकुलेट की, क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब कैसे जनरेट करते हैं वो सीखा। तो ये क्लास ये आपकी लैब 10 जो है इसके पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट होते हैं। तो आपने ये इकट्ठी कलेक्टिवली एज वन सबमिट करानी है, ठीक है। लैब पार्ट ए या पार्ट बी आपने नहीं करना, सिर्फ लैब 10 के नाम से आपने इसका कवर पेज बनाना है और आपने ये लैब जनरेट करनी है। थैंक यू।